स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, लास्ट लेक्चर हमने कैलेंडर, कस्टमर एंड प्रोडक्ट 3 टेबल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लेट्स फेच मोर टेबल्स। मैं अगेन टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर ले रहा हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के टेबल है उसको फेच करो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। सर डेटाबेस कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस शेयर किया हुआ है ना। आप कौन से बैच में हो? T11 में हो? यस सर। एक जिप फाइल दी थी ना मैंने एडवेंचर वर्क की व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखता हूँ। ठीक है, सो दिस इज आवर टेबल्स। हमने प्रोडक्ट टेबल को फेच किया था। लेट्स फेच दोस टेबल्स, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। एक एक करो, पहले कैटेगरी ले लो फिर सब कैटेगरी ले लो। ठीक है, इस टेबल में बस 4 रोज हैं, 2 कॉलम से कोई ट्रांसफॉर्मेशन की नेसेसिटी नहीं है। सो मैं इसको लोड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन न्यू सोर्स टेक्स्ट CSV। I will fetch for subcategories. 3 columns only, no transformation needed. I'll just fetch the data over here. सर लोड करा जाएगा डेटा डायरेक्टली कैटेगरी Yes, मतलब? yes, categories and subcategories दोनों टेबल लोड कर लो। Again, I'll go to the text CSV new source. We have this return table. मैं इसको भी लोड कर रहा हूँ। Return table basically store the information regarding which product can return on which date. जैसे कि for example this product की 312 return on 18th of January 2015। टेरिटरी उसका 9 है एंड रिटर्न क्वांटिटी 1 है। टेरिटरी की हम एक बार टेबल्स को देख लेंगे डिटेल्स में कि हर एक टेबल जो है क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, लेट्स लोड फॉर द टेबल फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस ऑन द टेबल्स एंड द डेटा। फाइन। ठीक है, मैंने कैलेंडर, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड रिटर्न इतने टेबल्स लोड किए हैं। अभी भी कुछ टेबल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि सेल्स के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ टेबल्स है। आप लोगों के पास कितनी ईयर का डेटा है उस पर्टिकुलर टेबल में? 3 ईयर्स का। 15, 16 एंड 17 3 साल का डेटा हम लोड करेंगे। न्यू सोर्स में जा रहा हूँ, टेक्स्ट CSV एडवेंचर वर्क सेल्स 2015। Those are the transaction table. फर्स्ट अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन टेबल क्या होता है एंड डायमेंशन टेबल क्या होता है। ठीक है, ये जो सेल का टेबल मैंने लोड किया ये एक ट्रांजैक्शन टेबल है। ट्रांजैक्शन टेबल में मीन्स इसमें सिर्फ बिजनेस वैल्यूज है। ठीक है, डायमेंशन टेबल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस कस्टमर टेबल, तो कस्टमर टेबल में कस्टमर की जो है वो एज अ प्राइमरी की यूज की हुई है। यहाँ पे कीज पता है सब लोगों को या नहीं पता? पता है सर। प्राइमरी की फॉरेन की पता है क्या? यस सर। यस सर। आप लोग में से किसको पता है फॉरेन की, प्राइमरी की? सबको पता है? मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। सिंपल टेबल का नाम है लेट्स से T1 या लेट्स से कस्टमर नाम दे रहा हूँ इस टेबल को।
इसको एक नाम दे रहा हूँ, लेट्स से ऑर्डर टेबल। ठीक है, इस ऑर्डर टेबल में मेरे पास है ऑर्डर आईडी, देन यहाँ पे है कस्टमर नेम, देन लेट्स से कस्टमर का एड्रेस, उसका जेंडर, देन क्वांटिटी, लेट्स से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, से प्रोडक्ट नेम, देन अपने पास मेक, कलर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से मैंने कोई ऑर्डर पुट की हुई है, तो लेट्स से उसका ऑर्डर आईडी 1 है, कस्टमर लेट्स से उसका नाम है राहुल, नाम है उस कस्टमर का, एड्रेस है उसका लेट्स से पुणे, जेंडर मेल, एज लेट्स से 50, प्रोडक्ट नेम है लेट्स से आईफोन, लेट्स से मेक है लेट्स से एप्पल, कलर लेट्स से वाइट, अमाउंट लेट्स से 10,000 का एप्पल। ठीक है, सेम वे लेट्स से कोई ऑर्डर नंबर 2 है, जैसे ये कोई सेहुल नाम का बंदा है जो लेट्स से रहता है नासिक में रहता है, जेंडर मेल है, 30 ईयर्स ओल्ड है, उसने प्रोडक्ट बाय किया लेट्स से साइकिल बाय किया, लेट्स से साइकिल है हीरो की। ठीक है, कलर उसने लिया है ब्लैक, जैसे कॉस्ट है उसकी 15,000, एप्पल से महंगा है। ठीक है, साइकिल एप्पल से महंगी है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो प्रोडक्ट की डिटेल है, मतलब दो ऑर्डर आईडी मेरे पास है। अभी इस केस में ये जो ट्रांजैक्शन टेबल है या ये एक टेबल जो है, इस टेबल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अननेसेसरी जो एक रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर 3 है, तो ये जो ऑर्डर 3 है ये लेट्स से अगेन राहुल ने पुट की है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन राहुल, पुणे, जेंडर, एज, ये इन्फॉर्मेशन रिपीटेटिव है राइट, इतनी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन वापस यहाँ पे आएगी। लेट्स से इस टाइम पे उसने परचेस किया कुछ, लेट्स से मोटो का फोन लिया, से मोटो फोन का है, कलर लेट्स से ब्लैक लिया एंड प्राइस लेट्स से 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है लेट्स से वन मोर, लेट्स से अगेन ऑर्डर आईडी 4 है एंड इस बंदे ने वो जैसे कोई और एक बंदा लेट्स से प्रकाश, ये रहता है लेट्स से बेंगलोर में, इसका जेंडर है मेल, एज है लेट्स से 25, प्रोडक्ट बाय किया लेट्स से इसने ट्रिमर एंड लेट्स से मेक है अच्छा इसका फिलिप्स, फिलिप्स लेट्स से वाइट कलर किया है इसने, जैसे ट्रिमर नहीं, इसने भी लेट्स से आईफोन लिया है सेम, इस प्रोडक्ट का नाम एप्पल, ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे मैंने डाली, इसने भी आईफोन ही परचेस किया हुआ। तो इस केस में ऐसे डेटा अगर मैं स्टोर करता हूँ तो ऐसे क्या होता है, मैं रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ ज़्यादा।
ठीक है। जैसे कि इस केस में कस्टमर का नाम, एड्रेस, जेंडर एंड एज, ये इन्फॉर्मेशन मैं रिपीटेटिवली स्टोर कर रहा हूँ हर एक ऑर्डर के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इस कस्टमर नेम को एक अलग कॉलम में ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, जेंडर एंड एज, इस कॉलम का मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। यहाँ पे मैंने एक नाम ऐड कर दिया, लेट्स से कस्टमर आईडी। एक इनको की दे दी मैंने, एक दिस इज माय पीके प्राइमरी की। कस्टमर का नाम, लेट्स से दिस इंफॉर्मेशन राहुल पुणे मेल, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे स्टोर कर दी वन टाइम, एक बार मैंने स्टोर कर दी। देन सेउल की इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी। देन दिस प्रकाश की इन्फॉर्मेशन भी मैंने स्टोर कर दी। इसको मैंने नाम दिया लेट्स से C1, C2 एंड C3। तीन कस्टमर है मेरे पास, तीन कस्टमर को मैंने यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया है। C1 में अगर रेफर करता हो तो आई नो कि C1 बिलोंग्स टू दिस कस्टमर, C2 बिलोंग्स टू सेहुल, C3 बिलोंग्स टू प्रकाश। नाउ मैं इस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को निकाल दूंगा यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया और यहाँ पे कस्टमर आईडी का कॉलम ऐड कर दिया। कस्टमर आईडी, इसका कस्टमर आईडी क्या है C1, इसका C2, इसका अगेन C1, दिस इज वन C3, करेक्ट। और ये जो चार कॉलम्स है, इन चार कॉलम्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, डिलीट। ठीक है। नाउ इफ आई वांटेड टू रेफर कि C1 कस्टमर C1 की मुझे इंफॉर्मेशन देखनी रहेगी तो आई विल रेफर दिस टेबल। अगर लेट्स से कि फिफ्थ ऑर्डर है, वो भी C1 कस्टमर ने ऑर्डर की है, तो यहाँ पे बस कस्टमर आईडी C1 में मेंशन करूंगा। इसकी रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करने की जरूरत है क्या? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर है। मैं रिपीटेटिवली डेटा को स्टोर नहीं कर रहा हूँ अननेसेसरी में। डेटाबेस में ज़्यादा रिपीटेटिव या जो बोलते हैं रिडंडेंट डेटा जो होता है, वो डेटा को नहीं रखूंगा क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस खाएगा डेटाबेस की। तो इसलिए मैं यहाँ से जो रिपीटेटिव डेटा है उसको निकाल के एक टेबल क्रिएट किया मैंने, एंड उसको मैंने की के थ्रू आइडेंटिफाइड किया। जैसे कस्टमर आईडी मैंने C1, C2, C3 ये तीन यूनिक आइडेंटिफायर दिए यहाँ पे, जो रिपीटेटिव नहीं है। हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक नंबर दिया हुआ है। सेम नंबर को मैंने रेफर किया यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन टेबल के लिए, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर बिलोंग्स टू विच कस्टमर। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? अभी यहाँ पे सेम वे दिस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, मेक, कलर, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अगेन लेट्स से मैंने यहाँ पे और एक टेबल क्रिएट किया। लेट्स से मैंने आईफोन एप्पल वाइट, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मैंने दिया लेट्स से प्रोड आईडी। जैसे इसका आईडी है P1, देन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे आईडी दिया साइकिल के लिए P2। आईफोन एप्पल वाइट, दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन P1। सो मैं अगेन यहाँ पे एक मैंने कॉलम ऐड कर दिया प्रोडक्ट आईडी का। दिस इज व्हाट P1 राइट, दिस इज P2, this one again, let's say this one having the third information P3, this one my P3, and this one again P1। ठीक है, and I'll just remove those three columns also। so transaction table का जो साइज था वो कम हो गया, कॉलम्स अननेसेसरी हट गए। अगर मुझे रेफरेंस लेना रहेगा P1 प्रोडक्ट का, तो आई विल सर्च दिस P1 इन माय प्रोडक्ट टेबल कि P1 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम क्या है, मेक क्या है, कौन से कलर का है वो, दिस इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे
दिस टू कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी एक्ट एज अ प्राइमरी की। ये होते हैं मेरे डायमेंशन टेबल्स, दिस कस्टमर, दिस प्रोडक्ट एंड दिस पर्टिकुलर टेबल जिसमें सिर्फ बिजनेस वैल्यूज है, ऑर्डर का आईडी है, अमाउंट है, क्वांटिटी हो सकता है, राइट, डायमेंशंस हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए इन्फॉर्मेशन है कि मेरे कितने ऑर्डर्स आ रही है, कितने सेल हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। कस्टमर या प्रोडक्ट टेबल से मुझे कुछ सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या? नहीं मिलती, मुझे बस उस कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो दोज टेबल्स आई कॉल्ड एज अ डायमेंशन टेबल। इस डायमेंशन टेबल्स में हर एक यूनिक आइडेंटिफायर के लिए एक रो होता है। यहाँ पे C1 वापस से रिपीट नहीं होने वाला, C1 के लिए बस एक ही रो रहेगा, या दिस प्रोडक्ट P1 के लिए बस एक ही रो रहेगा। बट यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन टेबल में अगर मैंने C1 को फिल्टर किया तो हो सकता है मल्टीपल C1 मुझे मिले, जैसे यहाँ पे कि एक कस्टमर एक बार ही ऑर्डर कर सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, या एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है, डिफरेंट कस्टमर सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। सो कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी जो यहाँ पे इस डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की एक्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे रेफरेंस की या फॉरेन की काम करते हैं। मतलब फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेटेड बट प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, इट इज ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल। नॉट नल मतलब ये नल नहीं हो सकती, मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता किसी प्रोडक्ट को। मुझे वहाँ पे आइडेंटिफायर देना ही पड़ेगा। अगर मैंने कस्टमर की लिस्ट में किसी कस्टमर को ऐड किया है तो उसका कस्टमर आईडी देना ही पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, अगर जब मैं अमेजोन का एप्लीकेशन से मैं कोई ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर मेरा अकाउंट नहीं है अमेजोन के डेटाबेस में, तो मुझे पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है। जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपका, तो आपका एक कस्टमर आईडी जनरेट होता है जो पहले कस्टमर के टेबल में जाके स्टोर होता है, एंड देन उस कस्टमर रिलेटेड ऑर्डर्स ट्रांजैक्शन टेबल में जाके स्टोर होती है। ठीक है, जैसे ये। सो कस्टमर प्राइमरी की कैन बी यूनिक एंड नॉट नल, बट दिस प्राइमरी की एक्ट एज अ फॉरेन की ना ट्रांजैक्शन टेबल, वो यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। क्यों प्रेजेंट हो सकती है? क्योंकि एक जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, इसलिए कस्टमर आईडी यहाँ पे मल्टीपल आ सकता है। जैसे 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 ऑर्डर बढ़ेंगी तो एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर किए तो कस्टमर आईडी यहाँ पे रिपीट होगा। एक ऑर्डर में सेम प्रोडक्ट, मल्टीपल ऑर्डर्स में सेम प्रोडक्ट ऑर्डर हो सकता है, दो फ्रेंड दो अलग अलग सेम प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पे रिपीट हो सकता है, जो कि प्रोडक्ट के टेबल में यूनिक है, एंड कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल में यूनिक है। तो ये जो प्राइमरी कीज है वो यहाँ पे एक्ट एज अ फॉरेन की। फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेटेड। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ये? फॉरेन की एंड प्राइमरी की सेम वे, डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स, ट्रांजैक्शन टेबल्स, ये कंसेप्ट है ये। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो सेम वे हमारे पास जो टेबल है, लेट्स से दिस कैलेंडर टेबल, इस कैलेंडर टेबल को अगर मैंने देखा और यहाँ पे मैंने एक रो को फिल्टर किया, लेट्स से दिस रो, 1 जनवरी 2015 के लिए मुझे सिंगल रो मिलता है। ये जो कैलेंडर टेबल हमारे पास है, ये कैलेंडर टेबल में कोई भी डेट रिपीटेटिव नहीं है, डेट कंटिन्यूस फॉर्म में है। 1 से लेके जितना कैलेंडर्स बना हुआ है वहाँ पे कंटिन्यूस डेट है। हमें पावर बीआई में कैलकुलेशंस करने के लिए या टाइम इंटेलिजेंस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड या डेट रिलेटेड कैलकुलेशंस करने के लिए एक कैलेंडर नेसेसिटी होता है जिसमें कंटिन्यूस डेट्स चाहिए। मैं अगर यहाँ पे इस सेल्स का टेबल को रेफर करूँ तो इस टेबल में भी डेट का कॉलम है, लेकिन ये डेट कंटिन्यूस नहीं है, ये रिपीटेटिव फॉर्म में है, डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। क्योंकि ट्रांजैक्शन टेबल में एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर आ सकती है, जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही ऑर्डर आए। तो इसलिए ऑर्डर डेट जो रहेगी वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में रहेगी, मल्टीपल ऑर्डर आ सकते हैं एक दिन के अंदर। या ऐसा भी दिन हो सकता है, लेट्स से कंपनी संडे के दिन बंद होती है तो संडे के दिन कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगी,
तो संडे के दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब उनका डेटा वो स्टोर करेंगे तो संडे की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि संडे को कोई ट्रांजैक्शन ही होता नहीं है। तो डेट कंटिन्यूस मिलेगी क्या मुझे? यहाँ पे नहीं मिलेगी ऑर्डर डेट में, इसीलिए मुझे एक टेबल क्रिएट करना होता है कैलेंडर का। वी ऑलवेज डू इन पावर BI। हम क्या करते हैं, जब डेटा को हमें एनालिसिस करना होता है तो हम ये कैलेंडर टेबल पहले बनाते हैं खुद से। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% कैलेंडर टेबल हम एक्सटर्नली बनाते हैं हमारे पास डैक्स को यूज करके, एंड देन उस कैलेंडर को हम ट्रांजैक्शन टेबल्स को कनेक्ट करके टाइम इंटेलिजेंस या डेट रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होंगे वो करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे पार्ट हम बाद में कि कैसे हम कैलेंडर टेबल बनाते हैं यूजिंग डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। सेम वे ये कस्टमर टेबल जो है, दिस इज आल्सो अ डायमेंशन टेबल। कस्टमर की यहाँ पे प्राइमरी की है, इसको अगर मैंने फिल्टर आउट किया, लेट्स से कस्टमर की पे मैंने 11,000 इस कस्टमर को फिल्टर किया, तो उस कस्टमर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। उसका फुल नेम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो कस्टमर इज आल्सो माय डायमेंशन टेबल। सेम वे मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, दोज आर डायमेंशन टेबल्स। रिटर्न्स एंड सेल्स, दोज आर माय फैक्ट टेबल्स या ट्रांजैक्शन टेबल्स। रिटर्न्स के टेबल में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से दिन रिटर्न हुआ है, यहाँ पे रिटर्न की डेट है। टेरिटरी की में यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, दिस नंबर रेफर्स टू विच एरिया। हमने टेरिटरी का टेबल अभी तक फेच नहीं किया हुआ है। लेट मी फेच दिस टेबल, लेट्स से न्यू सोर्स, जस्ट टेक CSV। यहाँ पे टेरिटरी का हमारे पास एक टेबल है CSV में, मगर मैंने उसको फेच किया। तो देखो यहाँ पे टेरिटरी की है जो रीजन्स को डिफाइन करती है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। 9th रीजन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया रीजन है, कंट्री ऑस्ट्रेलिया है और कॉन्टिनेंट उसका पैसिफिक है। तो ये 9 नंबर डिनोट करता है। ये 9 नंबर का रेफरेंस यहाँ पे इस रिटर्न के टेबल में दिया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है 312 नंबर का, ये प्रोडक्ट 9 नंबर की रीजन से एक नॉस क्वांटिटी में रिटर्न हुआ है इस डेट को, 18 तारीख को, ठीक है। तो रिटर्न का टेबल्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स में वी ऑलवेज यूज प्राइमरी की एज अ फॉरेन की ओवर हियर। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की जो दिया हुआ है, दिस प्रोडक्ट की कहाँ पे है? हमारे प्रोडक्ट के टेबल में, यहाँ पे प्रोडक्ट की एज अ प्राइमरी की, बट दिस प्राइमरी की कैन बी यूज ओवर हियर इन ट्रांजैक्शन टेबल एज अ फॉरेन की। लेट्स से मैं अभी प्रोडक्ट के टेबल में हूँ, यहाँ पे मैंने एक टेबल को दो, लेट्स से 214 को फिल्टर आउट किया, तो मुझे एक रो मिलेगा, वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन इस एडवेंचर वर्क सेल्स के टेबल में अगर मैं प्रोडक्ट की को फिल्टर आउट करता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट की को मैंने 214 को फिल्टर किया, 214 214 था ना, 314 था। टू वन फोर को ही फिल्टर आउट किया ना, प्रोडक्ट में, ठीक है। 214 ही है ना, से कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ, जैसे 348। तो 348 को अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सेल्स के टेबल में, प्रोडक्ट की 342 था ना, 48। 48 था। तो इस 348 की यहाँ पे मुझे मल्टीपल एंट्रीज बनेंगी। दो चॉइस हुआ है, 342 एंड 348 बहुत सिलेक्शन सेलेक्ट में। हुए, फिल्टर में हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे 348 के मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में ऑर्डर हुआ है। लेकिन सेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल के अंदर मुझे बस एक रो में मिलेगा, क्योंकि दिस प्रोडक्ट टेबल गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मैंने 348 नंबर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, माउंटेन 100 ब्लैक 38।
मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि इसका इस प्रोडक्ट का नाम नंबर क्या है 348 है, तो यहाँ पे उसकी बस एक ही एंट्री होगी डायमेंशन टेबल्स में, बट सेम प्रोडक्ट की एंट्री ट्रांजैक्शन टेबल में मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकती है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्डर बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स या डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक ही कस्टमर ऑर्डर करे, वो कोई और भी ऑर्डर कर सकता है। समझ में आया? डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो लेट्स से वी आल्सो हैव मोर टेबल्स, जैसे कि मेरे पास ये एडवेंचर वर्क सेल्स 2015 है, वैसे मेरे पास 16 एंड 17 ऐसे 2 साल का डेटा और है, तो मैं उन दो टेबल्स को भी फेच कर रहा हूँ यहाँ पे। Again, I'll go to the news source, text CSV 2016. Okay. Source, text CSV 17. ठीक है, तो अभी मेरे पास 2015, 2016 एंड 2017 3 साल का सेल है। अगर इन तीनों टेबल्स को मैंने ध्यान से देखा तो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स के नाम सेम ही है। इन शॉर्ट, टेबल्स का जो स्कीमा है, स्कीमा मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स के नाम, कॉलम्स का डेटा टाइप, वो सेम है तीनों टेबल्स का, 15, 16, 17, बस अलग अलग ईयर का नाम दिया हुआ है और डेटा अकॉर्डिंगली स्टोर किया हुआ है। तो इन तीनों टेबल्स को अलग अलग रखने से अच्छा मैं इन तीनों टेबल्स को एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लोजन अप्लाई करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लोजन अप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास वो तीनों के तीनों टेबल्स 15, 16, 17 के टेबल्स इंडिविजुअली लोड हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे टोटल सेल निकालना है 15, 16, 17 का मिला के, तो क्या करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 15 के लिए अलग कैलकुलेशन, 16 के लिए अलग कैलकुलेशन या 17 के लिए अलग कैलकुलेशन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे टेबल्स को डुप्लीकेशंस के फॉर्म में टेबल्स है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है टेबल्स का, बट इंफॉर्मेशन अलग अलग ईयर्स के लिए से यहाँ पे सेव की हुई है, तो इनको मैं कंबाइन करके एक टेबल बना सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं हम? हमारे पास पावर क्यूरी में ऑप्शन है अपेंड क्यूरीज। ठीक है, अपेंड क्यूरीज मतलब क्या होता है, सेम टेबल के स्ट्रक्चर वाले जो डेटा है, इन टेबल्स को मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक करता हूँ। ठीक है, एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल, दूसरे टेबल के ऊपर तीसरा टेबल। तो स्टैकिंग जो होता है इसको हम बोलेंगे अपेंड, एक दूसरे के ऊपर अपेंड करना। लेकिन अपेंड करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनके कॉलम्स के नाम, कॉलम्स का डेटा टाइप, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चीजें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे इन तीनों टेबल्स का मिला के एक टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2015 का जो टेबल है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अपेंड क्यूरीज का जो ऑप्शन है, अपेंड क्यूरीज के ऑप्शन को मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखते हैं, अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू। पहले हम ऑप्शन लेंगे अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू। अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो मेरे सामने आएगी, जिसमें मुझे वो पूछेगा कि कितने टेबल्स को आपको अपेंड करना है। ठीक है, आपके पे 2 टेबल्स है या 2 से ज्यादा टेबल्स है? हमारे पास 3 टेबल है, सो मैं 3 और मोर टेबल्स का ऑप्शन लूंगा। फर्स्ट जो हमने टेबल सेलेक्ट किया था वो डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 15 वाला जो हमने सेलेक्ट किया था। मुझे 16 और 17 चाहिए, तो यहाँ से इस लिस्ट में से मैं 16 को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, अगेन 17 को सेलेक्ट करूंगा, अगेन ऐड करूंगा, तो तीनों टेबल्स यहाँ पे आए मेरे पास 15, 16, 17। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे ओके करूंगा। तो अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू किया था, इसलिए यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट होगा। इन तीनों टेबल्स को वैसे के वैसे रखेगा, एक अपेंड 1 करके देखो ये टेबल क्रिएट हुआ।
इसमें अगर मैं चेक करूँ, अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट को यूज करके अगर मुझे ईयर का कॉलम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ऐड कॉलम, डेट, ईयर। इस ईयर का कॉलम आ गया। अगर मैंने यहाँ पे चेक किया कि कितना डेटा है यहाँ पे, लेट्स मी लोड मोर। देखो यहाँ पे 15, 16, 17 3 साल का डेटा है। इन शॉर्ट हर एक टेबल में जो डेटा था वो यहाँ पे अपेंड हो गया, सभी कॉलम्स एक दूसरे के साथ अपेंड हो गए। तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ? लेट्स से कि ये 15 जो है इसको मैं इनेबल लोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको रिफ्रेश में इंक्लूड रख रहा हूँ। डेटा जब रिफ्रेश होगा तो इन टेबल्स में आएगा, 15, 16, 17 के टेबल्स में आएगा। इन तीनों टेबल्स को यूज करके जो अपेंड किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब उसका डेटा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टेबल्स जो पेरेंट टेबल है उसके अपेंड के वो रिफ्रेश होते हैं तो अपेंड भी रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे इसको भी मैं इनेबल लोड करता हूँ, तो ये तीनों टेबल्स मैंने इनेबल लोड कर दिए। नाउ इफ आई अगेन गो क्लोज एंड अप्लाई, तो ये जो 15, 16, 17 था ये निकल जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा अपेंड 1, जो मुझे तीनों साल का डेटा देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अपेंड क्या काम करता है? अपेंड क्यूरीज जो ऑप्शन होता है यहाँ पे, लेट्स से अगर मैंने 2015 का टेबल सेलेक्ट किया था और अगर मैंने यहाँ पे अपेंड क्यूरीज किया होता, क्यूरीज एज ए न्यू नहीं किया होता, तो क्या होता? अपेंड क्यूरीज मैंने ऊपर का ऑप्शन लिया, अगेन सेम ऑप्शन आता, टू टेबल्स को अपेंड करना है या 3 टेबल्स को अपेंड करना है। मैंने अगेन 15, 16, 17 जैसे 16, 17 को सिलेक्ट कर लिया था, तो क्या होता कि 15 का जो टेबल है जो आपने सेलेक्ट किया था उस टेबल के अंदर 16, 17 का डेटा चला जाता। अपेंड क्यूरी जिस टेबल को आपने सेलेक्ट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट मी इनेबल लोड इट वापस। अपेंड एज ए न्यू समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? तीनों टेबल वैसे की वैसे रहे, एक नया टेबल बना जिसमें तीनों साल का डेटा है। अपेंड क्यूरीज का मतलब है, लेट्स से मैंने 2015 का टेबल सेलेक्ट किया, अभी इस टेबल में लेट्स से मैं देखो तो बस 2015 का ही डेटा इसमें है, बराबर। अभी मैं ऑप्शन ले रहा हूँ अपेंड क्यूरीज ऊपर वाला, अगेन 3 और मोर टेबल्स। 15 का टेबल ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड था इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया सिलेक्शन लिस्ट में। 16 को मैंने ऐड कर दिया, 17 को ऐड कर दिया, एंड नाउ इफ आई डू ओके, तो देखो ये जो 15 का टेबल था ना, इस 15 के टेबल में 16, 17 का डेटा आया होगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐड कॉलम किया, डेट, ईयर, पर क्रॉस चेक सी यहाँ पे देखो 15, 16, 17, तो अपेंड की जो टेबल का आपने सेलेक्ट किया था उस टेबल के अंदर बाकी के टेबल्स का डेटा मूव हो जाता है। अपेंड क्यूरी जैसे न्यू किया तो इसमें नहीं चला जाएगा, वो एक नया टेबल क्रिएट करेगा और उसमें डेटा को शिफ्ट कर देगा। समझ में आया डिफरेंस अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू एंड अपेंड क्यूरी? मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू ही करते हैं, हम सेपरेट टेबल ही रखते हैं, बाकी के टेबल्स को इनेबल लोड कर देते हैं। कॉलम सेम होते म्हणून झालं, बघा कॉलम वेगळे असल्याचे तर अपेंड केलं काय? पॉवर बीआय मध्ये कॉलम जर वेगळे असतील तर लेट्स से फॉर एग्जांपल से आपल्याकडे एक टेबल आहे T1, याचं नाव लेट्स से आयडी आहे, इथे आहे आयडी 1 2 3, इथे आहे सब्जेक्ट लेट्स से मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, एंड लेट्स से मेरे पास T2 है, यहाँ पे भी है आईडी, ठीक है, आईडी है इसका 4,
5 6, इसका नाम है सब। इसमें है से क्या हिस्ट्री, से geography। ठीक है, अभी इस केस में क्या है, इन दोनों के कॉलम्स के नाम अलग है ना, इसका आईडी है, इसका स्मॉल आईडी है, इसका सब्जेक्ट है, इसका सब है, लेकिन डेटा टाइप सेम है। तो इसका अपेंड क्या होगा, इसको अपन क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज आप लोगों को भी करनी है बाद में। तो इसको सेव करता हूँ, टाइम भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट्स से होम एक्सेल वर्कबुक डेस्कटॉप प्रिंट सैंपल, स्क्रॉल करो सर नीचे डेटा। तो इनको मैं लोड करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल है हमारे पास ये आईडी एंड सब्जेक्ट, सेकंड टेबल है हमारे पास आईडी एंड सब। तो अगर मैं इन दोनों को अपेंड करूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, लेट्स से अपेंड एज न्यू, टू टेबल है, फर्स्ट टेबल टेबल 4 है, सेकंड टेबल टेबल 5 है। इफ आई डू ओके, कितने कॉलम्स आए, 4 कॉलम आए ना, 2 आने चाहिए थे लेकिन 4 आए, क्यों आए, नाम अलग अलग है, आईडी आईडी, सब्जेक्ट सब।
ठीक है। हाँ, तो वो नया एक कॉलम बना होगा ऑर्डर डेट का। अभी अपेंड, अच्छा मतलब टेबल में चेंज कर देंगे। Hi sir. हेलो। Hi sir. I have one question. अगर दो टेबल में सेम डेटा रहा आईडी कॉलम में, मतलब 1 2 3 आईडी फर्स्ट टेबल में और सेम आईडी सेकंड टेबल में, अगर अपेंड करते हैं तो डुप्लीकेट अपेंड होगा क्या? डुप्लीकेट अपेंड होगा। ओके, थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अपेंड मतलब क्या, बस डेटा का स्टैकिंग होता है। ठीक है। अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने इन टेबल्स के जो नाम थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका जो नाम है मैंने आईडी कर दिया और इसका नाम क्या कर दिया, सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट ही है ना, कैपिटल या स्मॉल है, सब्जेक्ट। देन अपेंड विल बी दिस वन। ये देखो, ये कैपिटल एस है, स्मॉल एस है। तो इसको अगर मैंने वापस से कैपिटल कर दिया तो अपेंड विल बी दिस वन। ठीक है। तो कॉलम्स के नाम मैटर करते हैं, स्मॉल कैपिटल। दोन्ही ह्याच्यात कम्प्लिटली वेगळे असतात, आयडी सब्जेक्ट कलर. तर 4 कॉलम येणार अपेंड मध्ये। ते जे फर्स्ट टेबलचे 2 कॉलम, सेकंड टेबलचे 2 कॉलम, बट फर्स्ट टेबल मध्ये असोसिएटेड व्हॅल्यू नाही भेटली त्याला, म्हणून नल येणार खाली। म्हणजे जसं 3 रेकॉर्ड फर्स्ट टेबल मध्ये आहेत, 3 रेकॉर्ड सेकंड टेबल मध्ये आहेत, टोटल रेकॉर्ड भेटतील 6 तुम्हाला। तर त्या फर्स्ट 3 साठी सेकंड टेबल मध्ये व्हॅल्यू नाहीत, म्हणजे तिथे 3 नल येतील। सेकंड टेबल साठी फर्स्ट 3 च्या व्हॅल्यू नाहीत, म्हणजे फर्स्ट 3 नल येतील आणि नंतर 3 त्याच्या व्हॅल्यू येतील, असं। हेच केलं ना, लेट्स से की इथे व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या होत्या। लेट्स से मी याचं नाव अगेन चेंज केलं, मी याचं स्मॉल आयडी केलं आणि इथं फक्त सब केलं। तर 4 कॉलम येणार ना। हा जो फर्स्ट टेबल होता 1 2 3, त्याच्यासाठी सेकंड टेबलला व्हॅल्यूज नाही आहेत, म्हणून तो नल देणार, म्हणजे इथे त्या 3 व्हॅल्यू। आणि सेकंड टेबलसाठी इथे व्हॅल्यू येणार, पण त्याच्या असोसिएटेड फर्स्ट 3 व्हॅल्यू नाहीत, म्हणजे तिथे नल येणार। ठीक है। सो अपेंड जर करायचं असेल तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स के नाम, इनका डेटा टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अगर भले ही मेरे कॉलम्स के नाम सेम हो लेकिन डेटा टाइप अगर अलग हो तो भी अपेंड नहीं होगा, वो 2 कॉलम क्रिएट करेगा। ठीक है। एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा और एक नंबर होगा, तो एक में स्टोर नहीं हो सकता, वो अलग अलग स्टोर करेगा। ठीक है। अपेंड क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है अपेंड में? सर वो 15 16 और 17 वाला जो आपने अपेंड किया है, उसमें इंसर्शन ऑफ द रो कैसे हुआ है? इट मींस कि 15 के रोज देन 16 एंड देन 17, राइट? हाँ, ये वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है ना। ओके। जैसे पहले अगर मुझे ये जो असेंडिंग ऑर्डर है 15 16 17, मुझे डिसेंडिंग देखनी है तो 18 ऊपर आ जाएगा, तो 17 ऊपर आ जाएगा, 17 16 15। ये हम पे डिपेंड है कि हमें डेटा कैसे देखना है, बट वो डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर से ही सॉर्ट करेगा। पहले 15 का डेटा, फिर 16 का, फिर 17 का। ओके। और और अपेंड में सर उसमें 15 16 17 we don't go with the numbers, okay? Just consider the insertion of the rows. तो वो 15 के टेबल्स के पहले रोज लेगा, देन 16 एंड देन 17, राइट? यस यस। और ओके। मतलब अपेंड करते टाइम पे फर्स्ट टेबल जो सिलेक्शन टेबल था वो 15 का था ना, राइट। देन आपने 16 का सिलेक्ट किया, देन 17 का सिलेक्ट किया, तो वो सिलेक्शन भी मैटर करता है। ओके। हाय सर। हेलो। सर अपेंड करते वक्त डेटा का साइज मैटर करेगा यहाँ पे, मतलब क्या साइज, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, कितने साइज की फाइल अपेंड कर सकते हैं? नहीं, वो साइज का जो इशू है, मतलब कितना बड़ा डेटा आप अपेंड करते हो,
अगर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा है तो वो ये ऑपरेशन हम यहाँ पे नहीं करते, वो डेटा सोर्स लेवल पे ही होता है। अगर आपने बिलियंस ऑफ डेटा को यहाँ पे अपेंड किया तो फाइल का साइज एकदम से बढ़ जाएगा आपका। पावर बीआई डेस्कटॉप की ये जो पीबीएक्स फाइल होती है आपकी, वो डेटा को कॉम्प्रेस करती है, मतलब आप मिलियंस ऑफ डेटा रखते हो तो वो फाइल ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 200-300 MB की फाइल हो जाएगी। तो फाइल की साइज़ के ऊपर कंस्टेंट्स आते हैं हमारे, कि अगर हम प्रो लाइसेंस यूज़र है तो हमें 1 GB की साइज़ मेंटेन करनी होती है, अगर हम प्रीमियम लाइसेंस है तो हम 10 GB तक कर सकते हैं फाइल की साइज़। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जब भी काम करते तो हम प्रो लाइसेंस पे ही काम करते, तो मेक श्योर कि हम 1 GB के अंदर ही फाइल साइज़ रखें। इतनी फाइल साइज जाती नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि डेटा बहुत कॉम्प्रेस होके, ये इंजन जो है पावर बीआई का वो डेटा को बहुत कॉम्प्रेस करता है, मल्टीपैक इंजन जो है ये। तो हाँ बोलो। समजा 2 टेबल आहेत आणि दोन्ही टेबलमध्ये डेटा सेम आहे. डेटा की मॅन्युअल जाऊन करायचं. नहीं आता, लेट्स से कि ये जो कॉलम है ये यहाँ पे है, लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल ये टेबल 4 जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉलम फर्स्ट है, आईडी का कॉलम बाद में, और टेबल 5 में लेट्स से आईडी का कॉलम फर्स्ट है, अपने नाम में सही दे रहा, और यहाँ इसको सब्जेक्ट दे रहा। अपेंड 1 में देखो ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है, क्योंकि शफल है फिर भी वो उसने मैच कर लिया, उसको पता है कि सब्जेक्ट का कॉलम जो है उसमें टेक्स्ट डेटा टाइप है, इसमें इंटीजर डेटा टाइप है, तो कॉलम्स शफल रहेंगे तो वो मैटर नहीं करता, बट डेटा टाइप एंड कॉलम्स के नाम सेम होने चाहिए, तो वो अपने आप मैनेज कर लेगा, अपेंड कर लेगा। सर बोलो बोलो। अगर टेबल 4 में 3 कॉलम हुए और टेबल 5 में 2 कॉलम हुए तो वो अपेंड होगा क्या? होगा होगा। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेल में लेट्स से ये टेबल फर्स्ट है, यहाँ पे एक और कॉलम होता है, तो यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, एंड सेकंड टेबल में मेरे पास लेट्स से 2 ही कॉलम है, तो फाइनल जो आउटपुट आता ये ऐसे आता, और ये तीसरा कॉलम यहाँ पे आ जाता, जिसमें फर्स्ट टेबल की वैल्यूज आती, सेकंड टेबल के लिए नल आता। तो जितने कॉलम्स रहेंगे टेबल 1 एंड टेबल 2 के अंदर, वो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आते हैं, मतलब अपेंड, जैसे सीक्वल में अपेंड में जो यूनियन ऑल ऑपरेशंस होता है, राइट, सीक्वल अगर आपका हुआ है ना, नहीं हुआ ना, DA11 का हुआ है, राइट, तो सीक्वल में हमने यूनियन ऑल ऑपरेशन जो देखा था, राइट, वो भी अपेंड स्टैकिंग करता है, तो ये सिमिलर ऑपरेशन है इससे, ठीक है। बट वहाँ पे अगर कॉलम्स की क्वांटिटी एंड डेटा टाइप सेम ना हो तो वो एरर शूट करता है, सीक्वल आपको अपेंड करके ही नहीं देगा, लेकिन पावर भी आपको अपेंड करके देगा, लेकिन जो वैल्यूज उसको मिलती नहीं उसके लिए नल पास करेगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको अपेंड के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, सिंपल सा एक डेटा सेट देंगे एक्सेल के ऊपर, और वहाँ पे एक कॉलम में एक टेबल में 2 कॉलम रखेंगे, एक टेबल में 3 कॉलम रखेंगे, एंड पूछेंगे आपको कि अपेंड पॉसिबल होगा क्या, अगर होगा तो कितने रोज आएंगे या कितने कॉलम्स आएंगे आउटपुट में, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कॉलम है, वही 2 कॉलम सेम वे दूसरे टेबल में, और उसमें 3 कॉलम है टोटल, तो आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, 3 आएंगे, राइट, क्योंकि 2 एक दूसरे के साथ अपेंड हो जाएंगे, अब तीसरा जो अनअपेंड हो रहा है, मतलब उसके लिए मैचिंग नहीं मिल रहा है, उसके लिए एसोसिएटेड टेबल्स के लिए नल वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन वो कॉलम मिलेगा, वो कहीं पे डिलीट नहीं होगा या जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है। तो अपेंड पॉसिबल होगा, बस कॉलम एक्स्ट्रा मिलेगा एंड नल वैल्यूज मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं ये, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट अपेंड में डाउट है किसी को, और इसके रिगार्डिंग आपके अपेंड के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज रहेंगे, आप खुद से टेबल्स बनाओ एक्सेल में, उनको फेच करो,
जितनी भी आपके माइंड में पॉसिबिलिटीज लगती है आपको कि मैं कॉलम्स के नाम चेंज करके देखता हूँ, मैं वैल्यूज चेंज करके देखता हूँ, डेटा टाइप चेंज करके देखता हूँ, तो वैसे चेंज करके ट्राई आउट करो। एक टेबल में 2 कॉलम रखो, एक टेबल में 3 कॉलम रखो, फिर ट्राई आउट करो। जब तक ट्राई आउट नहीं करोगे तब तक पॉसिबिलिटीज आपको पता नहीं चलेगी, आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है? हॅलो. हेलो। हां सर. सर ते अपेंड करताना सर आता म्हणजे 15, 16 आणि 17 अपेंड करतो ना, तर 15 आणि 16चा डेटा दाखवतोय, 17चा डेटा दाखवत नाही त्याच्यामध्ये इयर. तिथे लोड मोरचा ऑप्शन येतो बघ खाली. हां सर, लोड मोर केलं तर म्हणजे ते डुप्लिकेट होऊन जाते, नल व्हॅल्यू दाखवते कुठं. तरी पण ते दाखवत नाही. स्क्रीन शेअर करतोस का? ठीक आहे सर. करतोय का स्क्रीन शेअर? दिसतंय का सर? हां, दिसतंय. सर आता याच्यात मी अपेंड करतोय ना. शोधतो आता. अपेंड क्वेरीज केले. त्यामध्ये 2015 आहे ऑलरेडी. नाही, ऐक ना, तो अपेंड जो तू आधी केलाय ना, तू जो कुठे? आधी एक अपेंड केलाय ना, अपेंड 1 म्हणून, त्याला पहिले डिलीट कर. अच्छा ठीक आहे. हा डिलीट करू का? तू काही रोज फिल्टर केलेत का? फिल्टर रोज जे केलेत ते काढून टाक ना. डेटामध्ये जे फिल्ट्रेशन लावले ते रिमूव्ह करा आधी सगळं. 16-17 मध्ये नाही लावलं ना फिल्ट्रेशन रे? नाही. अपेंड क्युरीज केलं म्हणजे 2015च्या टेबलमध्ये तो डेटा जाणार. 16 आणि 17. आता एक इयरचा कॉलम क्रिएट कर. ड्रॉप डाउन करते इयरला, लोड मोर कर. दिसतंय 15, 16, 17. आता ओके केल्यानुसार ते खाली दाखवत नाही. 15 दाखवतो फक्त. अरे ते इथे फक्त 1000 रोज दाखवतं. इथे बघ ना खाली लेफ्ट हँड साइडला कॉपर मध्ये बघ खाली कधी काय कॉलम प्रोफाइलिंग हां. बेस ऑन टॉप 1000 रोज. ठीक आहे, ठीक आहे. हां. पूर्ण डेटा नाही दाखवतो. फिल्टर आउट करून डेटा घ्यावा लागतो. तर त्या फिल्ट्रेशन मध्ये 2016 सिलेक्ट केलं तर 2016चा डेटा दाखवेल. सर नेहमी लोड मोरच करावं लागतं काय? हो, डेटा जास्त असेल तर नेहमी करावं लागतं. अच्छा. कारण मोस्टली फिल्ट्रेशन आपण इथे करतच नाही ना. हां, आपण हां. ते आपल्या पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये लोड केल्यानंतर तिथे फिल्ट्रेशन चेक करतो. ठीक आहे? ठीक आहे. अजून कुणाला काही डाऊट आहे? बोला बोला, डाउट बोला. तुम लोग ऐसे चुप बैठते हो ना तो मुझे समझ में नहीं आता है तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया. सर हाँ बोलो. सर काल जो आपण डुप्लिकेट वाला आणि रेफरन्स वाला कन्सेप्ट बघितला होता ना, हाँ. तर त्यामध्ये डुप्लिकेट आपण एका पर्टिक्युलर टेबलचा घेतल्यानंतर पॅरेंट टेबल जो आहे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केले तर तो चाइल्ड मध्ये नाही होणार, बरोबर? बरोबर. आणि रेफरन्स जर आपण क्रिएट केला तर पॅरेंट मध्ये जो आपण चेंजेस करेल तो चाइल्ड मध्ये रिफ्लेक्ट होणार. येस येस
तर मग सर इथे ना असं ट्राय केलं होतं की मी एक डुप्लिकेट घेतला होता, म्हणजे एक पहिल्यांदा रेफरन्स घेतला, ठीक आहे, ओके आणि रेफरन्स टेबलवरनं एक डुप्लिकेट क्रिएट केला होता सर मी. ओके हां रेफरन्स टेबलमधनं डुप्लिकेट क्रिएट केलं ठीक आहे. तर तर मी तू पॅरेंट हां पॅरेंटमध्ये काही चेंजेस केले, हां तर ते मला रिफ्लेक्ट होत होते डुप्लिकेटमध्ये पण. नाही ते तुला रेफरन्समध्ये रिफ्लेक्ट होत असतील ना. नाही, डुप्लिकेटमध्ये पण होते सर. दाखव मला. 2 मिनिटं. सर एक 2च मिनिटं. पावर बीआई समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, लग रहा है। सर ग्रुप डिस्कशन हिंदी में किया करिए ना, मुझे मराठी पे समझ में नहीं आता। ठीक है जरूर ठीक है। तो मेरी अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो जो सिनारियो अभी किसने पूछा था ये? सत्येंद्र आपने पूछा था क्या? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। अच्छा मैं ही यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सब लोगों को? नहीं सर। नो सर। अच्छा ये दिख रही है। अभी दिख रही है? यस सर. ठीक है। तो सिनारियो क्या था कि मैं अगर एडवेंचर व कैलेंडर इस टेबल का रेफरेंस लेके एक टेबल बनाया मैंने, तो ये एडवेंचर व कैलेंडर 2 ये रेफरेंस हुआ मेरा, और इस रेफरेंस का मैंने डुप्लीकेट लिया। तो ये Yes. 3 वाला जो है ये डुप्लीकेट है, 2 जो है ये रेफरेंस है। अभी कहना क्या है, अगर मैं इस पैरेंट में चेंजेस करूं मेन कैलेंडर टेबल में, तो वो इस कैलेंडर 2 में एप्लीकेबल होंगे क्योंकि ये रेफरेंस से बना हुआ है। बट ये चेंजेस इस डुप्लीकेट में आएंगे क्या? तो लॉजिकली देखा जाए तो नहीं आना चाहिए, करेक्ट? नहीं आएगी। तो लेट्स से कि हम यहाँ नहीं। पे डेट का टेबल में एक नया कॉलम ऐड करते हैं ईयर का। जैसे मैंने यहाँ पे एक ईयर का कॉलम ऐड किया, ठीक है, ईयर 1 करके। तो ये ईयर 1 यहाँ पे कैलेंडर 2 में भी आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये रेफरेंस से बना हुआ है। लेकिन ये डुप्लीकेट में आएगा कि कैलेंडर 3 में? नहीं आएगा, लेकिन ये आ रहा है। हाँ सर, वही. क्योंकि क्या हो रहा है, इसका जो डुप्लीकेट लिया आपने ये कैलेंडर 2 का, ये अप्लाइड स्टेप्स में नहीं है, ये सोर्स में है ना। यहाँ पे कोई भी स्टेप्स नहीं है, आपने चेंजेस इसमें नहीं किए, आपने यहाँ पे चेंजेस किए कैलेंडर में। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं पेरेंट में चेंजेस कर रहा हूँ, तो पेरेंट के चेंजेस इस वाले रेफरेंस में आ रहे हैं और यहाँ से इस वाले डुप्लीकेट में पास हो रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेट का सोर्स भी सेम ही है। डुप्लीकेट का सोर्स क्या है? ये कैलेंडर। समझ में आ रहा है क्या? भी जैसे ये एडवेंचर व कैलेंडर टेबल है, इसमें ये अप्लाइड स्टेप्स है मेरे पास। मैंने इस अप्लाइड स्टेप में ये एक स्टेप ऐड किया है ना, क्वार्टर ईयर 1 का कॉलम। इस वाले जो रेफरेंस से मैंने बनाया हुआ है ये टेबल, ये रेफरेंस क्या ले रहा है? इसका रेफरेंस ले रहा है। तो मतलब इसमें जितने कॉलम बनेंगे वो सारे इस रेफरेंस वाले में बनेंगे, क्योंकि इसका अप्लाइड स्टेप में सोर्स क्या है? सोर्स ये कैलेंडर है। इसका जो डुप्लीकेट बना, ये डुप्लीकेट का सोर्स भी क्या है? ये कैलेंडर ही है ना। तो तो इसलिए फिर इस कैलेंडर में अ, जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसमें बन रहे हैं। सर जैसे जो मैंने ये थर्ड वाला टेबल है उसका फिर अप्लाइड लास्ट वाला अप्लाइड स्टेप कौन सा होगा फिर? थर्ड वाला का अप्लाइड स्टेप्स हाँ, लास्ट ये वाला अप्लाइड स्टेप कौन सा होगा? इस कैलेंडर पेरेंट में जो होगा वो वाला। जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे और एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ।
ये ईयर 2 मैंने किया, तो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स ऐड हुई, ये मैंने कहाँ पे किया है, ये यहाँ पे किया है इस वाले रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस में तो ये कैलेंडर 3 में आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलेंडर 3 डुप्लीकेट से बना हुआ है। ये डुप्लीकेट से बना हुआ है, तो इसका सोर्स क्या है? ये अप्लाइड स्टेप में सोर्स क्या है इसका? ये कैलेंडर है ना। लेट्स से मैंने ये कैलेंडर 2 को सेलेक्ट किया, इसके एडवांस एडिटर में गया, इसका सोर्स टेबल क्या है? सोर्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे? एडवेंचर व कैलेंडर टेबल, करेक्ट। और ये जो वाला थर्ड वाला है जो डुप्लीकेट से बनाया, इसके एडवांस एडिटर में गया, तो भी सोर्स क्या है? देखो सोर्स यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि सोर्स एडवेंचर कैलेंडर टेबल 2 है करके। सोर्स वो क्या दिखा रहा है? एडवेंचर कैलेंडर ही दिखा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट से बना हुआ है तो वो अप्लाइड स्टेप के साथ कॉपी हो जाता है ना, तो जो उसका सोर्स रहेगा वो भी डुप्लीकेट का सोर्स रहेगा। इसीलिए इस टेबल में, पेरेंट टेबल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो रेफरेंस से लेके हुए जो डुप्लीकेट बनाया हुआ है हमने तीसरा नंबर का एडवेंचर कैलेंडर, उसमें वो रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि सोर्स उनका चेंजेस है। लेकिन मैंने रेफरेंस वाले टेबल में अगर कोई चेंजेस किए, उसमें स्टेप्स ऐड किए, तो वो डुप्लीकेट वाले में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट बनाया हुआ है, उसका सोर्स अलग है। समझे कि नहीं समझे? यस। सब लोग ना, सब लोग बस हाँ हाँ करते हो, सबसे हाँ हाँ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन मार्क दिखते तुम लोगों के चेहरे के ऊपर, तो मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोगों को समझा है कि नहीं समझा। सच में बताओ, समझा कि नहीं समझा? थोड़ा थोड़ा समझा। संदर्भाचे स्पष्टीकरण. फर्स्ट जे आहे ना, हाँ त्यात तुम्ही नंतर अप्लाय केलं म्हणून ते तिचं चेंज झालं, पण त्याच टेबल मधले एक रो कॉलम काढून टाकले कॅलेंडर मधला, हा, तो इथे लागू होईल. नाही डुप्लिकेट मध्ये होईल का? हे बघ सोर्स चेंज झाला, डुप्लिकेट चेंज होतं, यहाँ पे ध्यान दो, वापस मैं वापस बताता हूँ, ठीक है? कॉलम काढून पहले से करते हैं, शांत दिमाग से करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? ये अपना एडवेंचर वर्क का टेबल है, करेक्ट। लेट्स से मैं यहाँ से टेबल्स को, कॉलम्स को निकाल रहा हूँ। एडवेंचर वर्क कैलेंडर हमारा मेन टेबल है। सिनेरियो तो समझा ना सबको? सिनेरियो क्या है वो समझा? पहले सिनेरियो क्या था? हमने डुप्लीकेट एंड रेफरेंस का जो अंडरस्टैंडिंग किया, उसमें क्या किया कि अगर कोई टेबल डुप्लीकेट से बना हुआ है तो वो सारी अप्लाइड स्टेप्स कॉपी कर लेता है उस टेबल से जिसका वो डुप्लीकेट है। लेकिन वो दो टेबल इंडिविजुअल बन जाते हैं, इनका दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर मैं एक को डिलीट भी कर दूं तो भी वो डुप्लीकेट से जो बनाया हुआ नया टेबल है वो रहेगा। अगर मैं पेरेंट में कुछ चेंजेस करता हूं तो वो डुप्लीकेट में एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन रेफरेंस का उल्टा है। रेफरेंस का कैसे रहेगा? जिस टेबल का यूज करके मैं रेफरेंस बनाता हूं, अगर उस टेबल में मैं कुछ चेंजेस करता हूं तो रेफरेंस टेबल में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये क्लियर है? ये बेसिक क्लियर है सबको? अगर मैं सेम बेसिक यहाँ पे अप्लाई करूँ, इस कैलेंडर टेबल का एक रेफरेंस लेना, ये कैलेंडर 2 नाम का जो बना वो रेफरेंस से बना है। इस कैलेंडर का रेफरेंस बनाना है, ये वाला बना। ये स्लो नहीं है ना? ये स्लो है? स्लो है क्या? इसके लिए, इसकी वजह से तुम लोग इधर उधर देखते हो। डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। अभी ठीक है? ये एडवेंचर वर्क कैलेंडर पे मैंने राइट क्लिक किया, रेफरेंस लिया इसका, तो ये बना। इसको लेट से नाम देता हूँ मैं, तो समझेगा, ठीक है? इसको नाम देता हूँ रेफर। तो ये रेफरेंस से बना हुआ है, ठीक है? अभी इस रेफरेंस का मैं क्या कर रहा हूँ? डुप्लीकेट ले रहा हूँ। इसको नाम देते हैं रेफर डुप्लीकेट, ठीक है? अभी क्लियर है? तो अगर मैं इस कैलेंडर टेबल में कुछ चेंजेस करता हूँ तो चेंजेस कहाँ पे होने चाहिए? रेफरेंस में होने चाहिए, बराबर? रेफरेंस में।
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ या कॉलम निकाल रहा हूँ, जैसे कि क्वार्टर नेम का जो कॉलम है, रीनेम कॉलम का जो स्टेप था हमारा, ये वाला मर्ज स्टेप आया, राइट, रीनेम का स्टेप निकाल दिया मैंने, मतलब कुछ स्टेप कम कर दिया मैंने, तो ये जो रेफरेंस से बना हुआ इसमें भी वो सेम होना चाहिए, जैसे ये मर्ज हुआ बराबर, लेकिन ये जो मैंने चेंजेस किस में किए, इस पेरेंट में किए ना, ये जो डुप्लीकेट बना है ये इसका डुप्लीकेट नहीं है, ये इस रेफरेंस का डुप्लीकेट है ना, समझ में आ रहा है क्या अभी? तो इसका जो इसमें भी वो चेंजेस एप्लीकेबल क्यों हुआ, क्योंकि ये दो जो टेबल थे इनका सोर्स यही है ना, अभी समझ में आ रहा है? अगर मैं इस रेफरेंस से लिए हुए टेबल में कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, मर्ज में मैं इसका नाम लेट्स से क्वार्टर नेम कर रहा हूँ, नाम मैंने चेंज कर दिया कहाँ पे, रेफरेंस वाले में, लेकिन इसका जो डुप्लीकेट बना था इसमें ये चेंजेस होंगे क्या? उसमें मर्ज ही रहेगा, क्योंकि रेफरेंस का डुप्लीकेट ये जो बना हुआ है ये दो इंडिपेंडेंट टेबल है, लेकिन इनका सोर्स एक है, तो सोर्स में कुछ चेंजेस करूंगा तो इनमें चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन रेफरेंस में कुछ चेंजेस करूंगा उससे जो डुप्लीकेट बनाया हुआ है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। जो बेसिक हमने पढ़ा, डुप्लीकेट में कोई चेंजेस करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता जिसका डुप्लीकेट लिया हुआ है उससे, लेकिन रेफरेंस का में फर्क पड़ता है, पेरेंट टेबल में कुछ चेंजेस करो तो रेफरेंस में चेंजेस हो जाते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे, ये पेरेंट है, इसका रेफरेंस ये है, लेकिन रेफरेंस का डुप्लीकेट ये है, तो दोनों का सोर्स एक ही है, इसलिए मैं सोर्स में जब चेंज कर रहा हूँ तो दोनों टेबल्स में चेंज हो रहा है, लेकिन मैं रेफरेंस में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो इसका डुप्लीकेट जो बना था ये इसमें चेंजेस नहीं हो रहे। अभी समझ में आया? यस सर। या अभी भी नहीं समझ में आया? सर रेफरेंस में अगर चेंज करेंगे तो पेरेंटल में चेंज नहीं होगा क्या? नहीं, रेफरेंस में कुछ चेंजेस करते हो तो पेरेंट में चेंजेस नहीं होते। हाँ, अभी जैसे ये रेफरेंस का टेबल है, राइट, इसमें मैंने नाम चेंज किया ना, भी ये क्वार्टर नेम, लेकिन कैलेंडर टेबल में देखा तो वो मर्ज ही रहेगा, चाइल्ड का इफेक्ट पेरेंट पे नहीं पड़ता। बच्चा मारता है क्या पेरेंट्स को? नहीं मारता, पेरेंट्स मारते हैं ना बच्चे को। ओके सर, ठीक है, अभी समझा ना सबको? अपेंड की Yes, प्रैक्टिस sir. करो, कल हम मर्ज क्यूरीज लेंगे, मर्ज इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है मर्ज एंड अपेंड, ये इंटरव्यू में 100% पूछते हैं आपको कि डिफरेंस क्या है अपेंड एंड मर्ज में। एक सिनेरियो देंगे, अपेंड पॉसिबल होगा क्या वो पूछेंगे, मर्ज का एक सिनेरियो देंगे, मर्ज का आउटपुट क्या होगा वो पूछेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए हमें कल का क्लास लगेगा पूरा मर्ज क्यूरीज के लिए। ठीक है, फाइन, देन मिलते हैं अपन कल। Thank you, sir. Bye, take care. थैंक यू सर। थैंक्स नॉट सर।